नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी की इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। हम सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सबसे बड़ा वैश्विक संस्थान है। फिलहाल इसके 193 सदस्य हैं। इस संस्था को बने हुए 7 दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इन दशकों में दुनिया की राजनीति बदली, भूगोल बदला, आर्थिक व्यवस्था भी पूरी तरह बदल चुकी है। लंबे वक्त से संयुक्त राष्ट्र में बड़े पैमाने पर सुधार की मांग की जा रही है। हालांकि इस दिशा में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। विश्व के उभरते परिदृश्य में भारत की अहम भूमिका है। पूरी दुनिया भारत की नीतियों को जान रही है, मान रही है। ऐसे में लंबे वक्त से संयुक्त राष्ट्र में भारत को स्थायी सदस्यता देने की मांग उठ रही है। दुनिया के ज्यादातर देश भारत को यूएनएससी की स्थायी कुर्सी पर देखना चाहते हैं। दुनिया के बड़े मंचों से भारत भी इस दिशा में लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। भारत का कहना है कि यूएन का मौजूदा ढांचा 21वीं सदी के विश्व के हिसाब से अब सही नहीं रह गया है। ग्लोबल साउथ यानी अल्प विकसित देशों की आवाज को इसमें उतनी जगह नहीं मिल रही है। 1945 में जिस मकसद से संयुक्त राष्ट्र का गठन किया गया था, अब उन्हें हासिल करने में यह संस्थान कारगर साबित नहीं हो रहा है। भारत चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र का ढांचा अब वैसा किया जाना चाहिए जिससे दुनिया में शांति और स्थिरता की बातों के लिए यूएन एक सार्वभौमिक मंच बन सके और उसकी बातों को लागू करना भी आसान हो सके। भारत समेत जापान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील समेत कई देश संयुक्त राष्ट्र में लंबे वक्त से सुधार की मांग करते आ रहे हैं। भारत का प्रमुख जोर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार को लेकर रहा है। भारत लंबे वक्त से कह रहा है कि सुरक्षा परिषद के ढांचे में बदलाव किया जाना चाहिए, खासकर स्थायी सदस्यता के मोर्चे पर। मौजूदा वक्त में उत्तरी अमेरिका से अमेरिका, यूरोप से रूस, ब्रिटेन और फ्रांस स्थायी सदस्य हैं और एशिया से सिर्फ चीन इसका स्थायी सदस्य है। इसमें ना तो दक्षिण अमेरिका से कोई स्थायी सदस्य है, ना ही अफ्रीका से। एशिया से भी महज चीन स्थायी सदस्य है, जबकि एशिया क्षेत्रफल और आबादी दोनों के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहां दुनिया के करीब 60% लोग तो रहते ही हैं। एशिया के दायरे में धरती का करीब 30% एरिया भी आता है। यूरोप से स्थायी सदस्यता 3 देशों को हासिल है, जबकि यूरोप में दुनिया की कुल आबादी का 5% ही निवास करता है। ये सारे तमाम पॉइंट्स हैं जिनसे साफ है कि ये वक्त बदलाव का है, भारत की आवाज सुनने का है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पूरी दुनिया की पंचायत। पूरी दुनिया इस मुख्यालय में आकर मिलती है, साथ बैठती है, मानवता के हित में निर्णय लेती है, लक्ष्य तय करती है, हासिल करती है। एक बार फिर वो वार्षिक पड़ाव आ गया है। सितंबर महीने के तीसरे और चौथे सप्ताह में दुनिया की नजर यूएन मुख्यालय पर होती है, जब यूएन महासभा देशों के राष्ट्रपतियों, शासनाध्यक्षों, प्रधानमंत्रियों और राष्ट्राध्यक्ष यहां जुटते हैं। यूएन महासभा के इस वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र में 193 देशों के प्रतिनिधि शिरकत करने के लिए यूएन मुख्यालय में उच्च स्तरीय कार्यक्रमों के सप्ताह के दौरान पृथ्वी की नब्ज का जायजा लेने और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए एकत्र होते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। दुनिया के प्रमुख मंच से उन तमाम पहलुओं को सामने रखा जिनका सरोकार भारत से है, दुनिया से है और मानवता की भलाई के लिए है। 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सत्र की प्राथमिकताओं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के साथ सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने समेत कई और प्रमुख मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा। The world is witnessing an exceptional period of turmoil. As it is, structural inequities and uneven development have imposed burdens on the global south. But stresses have been aggravated by the impact of the COVID-19 pandemic and the repercussions of ongoing conflicts, tensions, and disputes. As a result, socio-economic gains of recent years have been rolled back, resources for sustainable development are severely challenged, and many countries really struggle to make ends meet. Navigating the future appears even more daunting today.
At this juncture, it was with a sense of exceptional responsibility that India took up the presidency of the G20. Our vision of one Earth, one family, one future sought to focus on the key concerns of the many, not just the narrow interests of a few. विदेश मंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता, क्षेत्रीय मामलों और वैश्विक चुनौतियों को लेकर भी अपनी राय रखी। The New Delhi G20 Leaders Declaration articulates our collective ability to do so. Excellencies, friends, at a time when East-West polarization is so sharp and the North-South divide so deep, the New Delhi Summit also affirms that diplomacy and dialogue are the only effective solutions. The international order is diverse, and we must cater for divergences, if not differences. The days when a few nations set the agenda and expected others to fall in line are over. As the United Nations itself symbolizes, finding common ground is an imperative. To listen to others and to respect their viewpoints, this is not weakness, it is the basics of cooperation. Only then can collective efforts on global issues be successful. Recognizing that growth and development must focus on the most vulnerable, we began the G20 presidency by convening the Voice of the Global South Summit. This enabled us to hear directly from 125 nations and place their concerns on the G20 agenda. As a consequence, issues which deserve global attention got a fair hearing. More than that, the deliberations produce outcomes that have great significance for the international community. आतंकवाद को विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इससे मिलजुल कर निपटने का भी आह्वान किया। Nor must we countenance that political convenience determines responses to terrorism, extremism, and violence. Similarly, respect for territorial integrity and non-interference in internal affairs cannot be exercises in cherry-picking. When reality departs from the rhetoric, we must have the courage to call it out. Without genuine solidarity, there can never be real trust. This is very much the sentiment of the Global South. भारत ने विकास और गरीबी उन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, जलदस्युता, निशस्त्रीकरण, मानवाधिकार, शांति निर्माण और शांति स्थापना की बहुपक्षीय वैश्विक चुनौतियों की भावना में संघर्ष करने के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस की अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार को लेकर उनकी प्रतिबद्धता की सराहना की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात की और भारत की G20 अध्यक्षता, क्षेत्रीय मामलों और वैश्विक चुनौतियों, सतत विकास लक्ष्यों और सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उन्हें खुशी हुई। दोनों नेताओं ने इस बात पर चर्चा की कि भारत की G20 अध्यक्षता ने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास के एजेंडे को मजबूत करने में किस तरह से योगदान दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार को लेकर गुटेरेस की मजबूत प्रतिबद्धता की भी सराहना की। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता के कार्यालय ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के सहयोग और G20 में उसके नेतृत्व की सराहना की। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता के दफ्तर ने ये भी बताया कि एंटोनियो गुटेरेस और जयशंकर ने अफगानिस्तान, म्यांमार में हालात और अन्य वैश्विक चुनौतियों पर भी चर्चा की है। यूएन महासचिव ने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित G20 समिट में भाग लिया था।
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस से भी मुलाकात की। जयशंकर ने विशेष इंडिया यूएन फॉर ग्लोबल साउथ डिलीवरिंग फॉर डेवलपमेंट कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए भी फ्रांसिस को धन्यवाद दिया। किसी भी देश की विदेश नीति उस देश की तरक्की के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होती है। इस दिशा में पिछले 1 दशक में भारत ने लगातार काम किया है। आज भारत की विदेश नीति को अगर नए आयाम मिले हों तो उसके पीछे सरकार का बड़ा विजन तो है ही। अब भारत की विदेश नीति उदासीनता से नहीं बल्कि पूरी ऊर्जा के साथ चल रही है। भारतवंशी कई देशों के अर्थतंत्र में बड़ी भूमिका निभाते हैं, लेकिन उन्हें उनकी ताकत का एहसास अब हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी जिस भी देश की यात्रा पर गए वो भारतवंशियों के बीच जरूर पहुंचे, बदले भारत की तस्वीर पेश की, भारतवंशियों को नई ताकत दी। दुनिया टिकाऊ विकास के महत्वाकांक्षी 2030 एजेंडा को साकार करने की यात्रा में अपना आधा रास्ता तय कर चुकी है। बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। यूएन ने 2015 में यह तय किया कि 2030 तक दुनिया बदलनी चाहिए। लक्ष्य तय किए गए, सबको साथ लेकर चलना तय हुआ। क्या है ये सतत विकास लक्ष्य? कितने हैं ये लक्ष्य और भारत और दुनिया ने इनके जरिए अभी तक क्या हासिल किया? आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र में उच्च स्तरीय सप्ताह के दौरान मुख्य आकर्षण होगा सतत विकास लक्ष्य सम्मेलन। ये मंच सरकारों के अध्यक्षों के लिए 2030 के विकास एजेंडे के क्रियान्वयन पर राजनीतिक नेतृत्व मुहैया कराने के लिए एक मुख्य मंच है। संयुक्त राष्ट्र ने पूरी दुनिया के सामने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2015 में पूरी दुनिया के लिए 2030 तक के लिए विकास से जुड़े एक प्रस्ताव को पारित किया गया था। इसमें विकास से जुड़े कुल 17 लक्ष्य हैं। इन लक्ष्यों को पूरा करने और इसे लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपने प्रस्ताव में पूरा खाका पेश किया है। विकासशील देशों से लेकर विकसित देशों से दुनिया की इस सबसे बड़ी संस्था ने इसे हासिल करने के लिए बड़ी साझेदारी करने को कहा है। आइए जानते हैं क्या है एसडीजी गोल और इसके कितने लक्ष्य हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस प्रस्ताव में इस बात पर खासा जोर दिया था कि दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी शख्स विकास में पीछे ना छूट जाए। यूएन का लक्ष्य पूरी दुनिया में टिकाऊ और सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में दिव्यांग लोगों को भी शामिल किया गया है। एसडीजी में शिक्षा, विकास और बेरोजगारी, असमानता के पैमाने पर दिव्यांग लोगों को भी जगह दी गई है। आइए जानते हैं एसडीजी के 17 गोल क्या हैं। गरीबी का खात्मा, कोई भूखा ना रहे, सब स्वस्थ रहें, बेहतर शिक्षा, लैंगिक समानता, साफ पानी और स्वच्छता, सस्ती और साफ ऊर्जा, बेहतर कार्य और आर्थिक विकास, उद्योग, खोज और इंफ्रास्ट्रक्चर, असमानता को कम करना। 2030 तक दुनिया की सबसे निचले पायदान पर खड़े 40% लोगों की आय को राष्ट्रीय औसत से ऊपर करने का लक्ष्य। 2030 तक सभी के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और सस्ते घर का लक्ष्य तय किया गया है। दुनिया के देशों से 10 साल का फ्रेमवर्क तैयार करने का आग्रह किया गया है। पर्यावरण संरक्षण, महासागर और समुद्र को कम नुकसान पहुंचाने का लक्ष्य, धरती पर मौजूद इकोसिस्टम को बचाने का लक्ष्य निर्धारित, इकोसिस्टम के संरक्षण और उसे आगे बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित, शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं और आखिरी और 17वां लक्ष्य है इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सबकी साझेदारी। पूरी दुनिया में विकास, गरीबी और अशिक्षा को मिटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने 17 लक्ष्य तय किए थे। हर देश को इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तौर तरीके बताए गए हैं। भारत इन लक्ष्यों की दिशा में काफी तेजी से कदम बढ़ा चुका है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा स्थापित की गई थी। ये संयुक्त राष्ट्र संघ में नीति निर्माण, विचार विमर्श और विभिन्न वैश्विक मुद्दों पर प्रतिनिधि संस्था के रूप में काम करती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने चार्टर के तहत कवर किए गए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुआयामी और बहुपक्षीय चर्चा के लिए एक बेहतरीन मंच उपलब्ध कराती है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 6 प्रमुख अंगों में से एक महासभा वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श
और बातचीत करने का मुख्य अंग है। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास एक मत देने का अधिकार होता है। दरअसल 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र औपचारिक रूप से वजूद में आया और इसी दिन इसके चार्टर को चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, ब्रिटेन, अमेरिका और बाकी अन्य सदस्य देशों ने मंजूरी दी। इसके बाद 10 जनवरी 1946 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली बैठक लंदन के वेस्टमिंस्टर के सेंट्रल हॉल में हुई। उस वक्त 51 देश इसके सदस्य थे, जबकि वर्तमान में 193 देश संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य हैं। 24 जनवरी 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपना पहला प्रस्ताव पारित किया। इससे पहले प्रस्ताव का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल पर जोर देना और महाविनाश के अन्य हथियारों के उन्मूलन के लिए प्रयास करने पर जोर देना शामिल था। गठन हुआ था 1945 में, अक्टूबर 1945 में 24 अक्टूबर को, और ये तब कुछ ही देश थे जो कि द्वितीय महायुद्ध के बाद जो भी विजयी देश थे वो बने इसमें आकर, और फिर ये आगे पनपता गया और बढ़ता गया। और अब अगर हम देखें तो इसके सदस्य हैं 193, 190 से भी ऊपर इसके सदस्य हो गए हैं। और इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो था, इसकी ड्यूटी जो थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो था जो पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा, पीस एंड सिक्योरिटी को बहाल करना। संयुक्त राष्ट्र महासभा के चार्टर में इस कार्य और अधिकार की चर्चा की गई है। इसके मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विचार विमर्श और सिफारिश करना, संयुक्त राष्ट्र के किसी भी संगठन के अधिकारों और कार्यों को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रश्न पर सिफारिश करना, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता को बढ़ावा देना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संगठनों के प्रतिवेदनों को प्राप्त करना और उन पर विचार करना, और संयुक्त राष्ट्र के बजट और सदस्यों के बीच अंशदान के बंटवारे पर विचार करना और अनुमति देना शामिल है। इसके साथ ही सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों, आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्यों का चयन करना, सुरक्षा परिषद के साथ संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव करना और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव नियुक्त करना शामिल है। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है इसका जो शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, और उसके अलावा वक्त के चलते चलते और भी बहुत सारे कार्य इसमें सम्मिलित हो गए हैं। पहले सबसे शुरू तो था डीकॉलोनाइजेशन का, और उसके बाद अब अगर देखा जाए तो ह्यूमन राइट्स का है, टेररिज्म का है, पर्यावरण का है, ड्रग्स का है, हेल्थ का है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंसी है इसकी, और पूरी दुनिया के जो भी देश हैं, क्योंकि अब जितने भी देश हैं 193 में से ज़्यादातर देश विकासशील देश हैं, तो उनका आर्थिक विकास कैसे किया जाए, उनका सामाजिक विकास कैसे किया जाए, तो ये सब चुनौतियां जो हैं ये सब संयुक्त राष्ट्र महासंघ के पास हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा हर साल अपने विशेष सत्रों में राज्यों के 5 क्षेत्रीय समूहों में से एक नए अध्यक्ष का चुनाव करती है। अपने प्रत्येक नियमित सत्र की शुरुआत में महासभा एक सामान्य बहस भी करती है, जिसमें सभी सदस्य भाग लेते हैं और अंतर्राष्ट्रीय चिंता का कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं। हालांकि इसके अधिकांश काम 6 मुख्य समितियों को सौंप दिए जाते हैं: निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, आर्थिक और वित्तीय समिति, सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक समिति के अलावा विशेष राजनीतिक और विमुद्रीकरण समिति, प्रशासनिक और बजटीय समिति के साथ ही कानून समिति शामिल है। इन सब के अलावा संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक महत्वपूर्ण काम है शांति अभियान की निगरानी करना। महासभा संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापित करने के लिए तैनात किए गए शांति सेना के ऑपरेशंस की निगरानी अपने स्पेशल कमेटी ऑन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के जरिए करती है, जिसकी स्थापना शांति स्थापना से जुड़े सभी मुद्दों की व्यापक समीक्षा के लिए 1965 में की गई थी।
और इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपनी राय, प्रतिक्रिया और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिनका हमें इंतजार रहता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।